रिटायरमेंट के लिहाज से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम शानदार स्कीम मानी जाती है। एनपीएस एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है। इस स्कीम में 18 से 70 साल की उम्र तक एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ती है। इस कंट्रीब्यूशन पर कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ में आपका भविष्य भी सुरक्षित होता है। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए निवेश करने का एक सिस्टमेटिक प्लान है। रिटायरमेंट के बाद आपके आने वाले कल के लिए एक मोटा फंड तैयार होता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि आप जितना चाहें उतना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए तक का पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके निवेश के तरीकों में बदलाव की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। इन बदलावों के साथ ये एनपीएस सब्सक्राइबर्स नोडल ऑफिस की मंजूरी के बिना अपने निवेश के तरीके यानी पैटर्न में बदलाव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं बनोज मिश्रा अपने चैनल आई डिजायर पे आपका स्वागत करता हूं। आ गया है जनवरी का महीना और साथ ही में आ गया है टैक्स रीडिक्लेरेशन और टैक्स प्रूफ सबमिट करने का मौसम। एचआर टीम आपको ऑफिस में हर दिन कुछ दिनों से ही पहले से ही रिमाइंडर मेल पे मेल भेजे जा रहे होंगे और आईटी प्रूफ सबमिट करने को बोल रहे होंगे, लेकिन आप एटीसी और एटीडी के लिमिट्स को पूरा एग्जॉस्ट कर चुके हैं और कोई होम लोन लिया नहीं और ना ही कोई डोनेशन दिया, तो अब क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन या क्या स्कोप बचता है आपके पास। एक सबसे क्विक और सिंपल बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बचता है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, जिसे कुछ लोग नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम की पूरी छोटी छोटी बातें पूरे विस्तार में समझाऊंगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज एनपीएस। द सेकंड पॉइंट, दी हु इज एलिजिबल एंड शुड इन्वेस्ट इन द एनपीएस, किसको करना चाहिए एंड कौन एलिजिबल है। द थर्ड पॉइंट, हाउ डज द एनपीएस सिस्टम वर्क। द फोर्थ पॉइंट, हाउ टू ओपन द एनपीएस अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट, एनपीएस कंट्रीब्यूशन एंड एनपीएस का बैलेंस कैसे हम चेक करें। सिक्स्थ, विड्रॉल कैसे करें। सेवंथ, इसका टैक्स बेनिफिट क्या है। और सबसे आखिरी में आपको सबसे ज़रूरी बात बताऊंगा कि आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ट्रांजैक्शनल जो होता है उसका सेटलमेंट कम से कम यूनिट परचेज होने में T+2 डेज लग जाते हैं। और तो फिर इसको हम सेम डे सेटलमेंट कैसे करें, वर्चुअल अकाउंट नंबर क्या होता है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सेम डे एनएवी के लिए यूपीआई से कंट्रीब्यूशन हम कैसे इसमें कर सकते हैं और सेम डे का एनएवी हम ले सकते हैं। ये सारी बातें आपको सरल भाषा में समझाऊंगा और विस्तार में समझाऊंगा, तो आप सब्र से वीडियो को आखिर तक देखें और बने रहिए। और अगर आपको वीडियो देख कर आपके फाइनेंशियल जर्नी में थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन में कुछ भी एक मीनिंग ऐड करता है वीडियो, तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और चैनल आई डिजायर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट यानी कि व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस क्या होता है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ये भारत सरकार ने सन 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले शुरुआत किया था। बाद में ये जो था ये टैक्स सेविंग रिटायरमेंट स्कीम था। फिर सन 2009-11 के आसपास इसको पूरी जनता के लिए ओपन कर दिया गया था। ये एक वॉलंटरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है। इसका उद्देश्य देश के जो हैं वो आम जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत आर्म फोर्सेस को छोड़ के सभी जनता, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारी हो, वो साल में एक साथ या महीने में किस्तों के रूप में यानी एसआईपी के रूप में अपने पेंशन अकाउंट में कुछ रुपए जमा करेंगे और जिसको वो रिटायरमेंट के बाद कुछ हिस्से को एक मुश्त में निकाल सकते हैं और रिटायर होते वक्त निकाल सकते हैं, और दूसरा के बचे हुए बाकी हिस्से को हर महीने जिंदगी भर लेते रहेंगे, एक पेंशन, रेगुलर पेंशन की तरह। पहले ये सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होती थी, बट अब इसका लाभ प्राइवेट एम्प्लॉयज भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जनता जो कंट्रीब्यूशन का टैक्स बेनिफिट एटीसी और एटीडी के अंतर्गत ले सकते हैं। और आगे अगले भाग की चर्चा करते हैं, तो उसे इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है और किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। हु इज एलिजिबल एंड हु शुड इन्वेस्ट इन द एनपीएस। सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसको हम 3 तरह के जनता में कवर होते हैं, जैसे फर्स्ट इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द सेकंड इज द कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, द थर्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन जिनके एनपीएस के कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, और फिर आखिरी में बचे हुए प्राइवेट के और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारी। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर नेशनल पेंशन सिस्टम मॉडल की बात करते हैं। ये पेंशन मॉडल सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर एप्लीकेबल है, जिसमें आर्म फोर्सेस नहीं आते हैं।
क्योंकि वो अभी भी पुराने वाले पेंशन मॉडल को ही फॉलो करते हैं। इस स्कीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 10% ऑफ सैलरी इस पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है और उतना ही बराबर सेम अमाउंट 10% अमाउंट राज्य सरकार अपनी तरफ से भी एम्प्लॉय को एनपीएस अकाउंट में जमा करती है। वहीं केंद्र सरकार की बात करें तो कर्मचारियों की बात करें तो केंद्र सरकार 10% योगदान के बजाय 14% कंट्रीब्यूशन करती है अपनी तरफ से। ये ज़्यादा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा देती है। वैसे ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस पेंशन स्कीम में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती है और इस नए पेंशन स्कीम को खारिज कर धीरे धीरे कुछ और राज्य भी चुनाव प्रचार के बाद पूरा करते दिख रहे हैं और इस लिस्ट में ऐड अप होते जा रहे हैं। अगला है कॉर्पोरेट मॉडल, जिसमें 18 से 70 साल तक के बीच के भारतीय नागरिक जो किसी भी एंटिटीज में जुड़े हों, जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एलएलपी हो चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, इस तरह की कोई भी एंटिटी में जो होता है वो एंटिटी क्या होती है, वो बराबर हिस्सा भी एम्प्लॉय के बराबर पेंशन अकाउंट में जमा करती है और वो भी कंट्रीब्यूशन करती है। और तीसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है वो होता है ऑल सिटीजन मॉडल, जिसमें बचे हुए सभी आम आदमी आते हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ और मेरे बहुत सारे भाई बंधु भी आते हैं। बेसिकली इस कैटेगरी में कोई आपका नहीं है और आपकी अपनी व्यवस्था खुद बनानी है। मतलब आप कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जो सरकार आपको बराबर हिस्सा कंट्रीब्यूशन कर रही है, या फिर आप कोई ऐसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है जिसकी एंटिटी भी कोई बराबर हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रही हो। तो लास्टली हेल्प योरसेल्फ एंड सेव फॉर योरसेल्फ। इसमें आप अपने हिसाब से एक अमाउंट चूज करते हैं, उसको आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी के रूप में हर महीने भी जमा कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें एटीसी के 1.5 लाख से ऊपर अपर लिमिट भी ओवर एंड अबव हमें मिल जाती है। तो अगले भाग की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट, हाउ डज द एनपीएस स्कीम वर्क। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि इन पेंशन 2 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला कि टीयर 1 एंड टीयर 2, जिसमें टीयर 1 लॉन्ग टर्म पेंशन सेविंग के लिए बनाया गया, जिसको आप रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं और कुछ शर्तों के साथ पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिसकी चर्चा हम विड्रॉल प्रोसेस में करेंगे। फिर आता है टीयर 2 प्रोसेस। टीयर 2 वाला इसमें क्या होता है कि आप अकाउंट जो इसमें ओपन होता है, इसमें आप कोई भी अमाउंट कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनपीएस सब्सक्राइबर वो चूज कर सकता है कि कितना रेशियो कंट्रीब्यूशन किस ऑप्शंस में लगाना है। जैसे कोई भी चूज कर सकता है कि कितना % अमाउंट इक्विटी में उसको डालना है, कितना कॉर्पोरेट डेब्ट में डालना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है और कितना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में डालना है, जिसका विस्तार में हम चर्चा करेंगे अपने अगले सेक्शन अकाउंट क्रिएशन सेक्शन में। तो आइए समझते हैं कि एनपीएस अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो एनपीएस अकाउंट खोलने के 2 तरीके हैं। पहला कि ऑफलाइन, जो कि आजकल प्रेफर्ड मेथड ऑब्वियसली किसी का बचा नहीं है, और दूसरा है ऑनलाइन, ये प्रेफर्ड मेथड है। दोनों केस में एक चीज बड़ी कॉमन है होने वाली है, ये है पॉप यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का रोल। आपको सबसे पहले प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बनाना है। पॉप जनरली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको सर्विसेज देते हैं ताकि आप अपनी अकाउंट इजीली मैनेज कर पाएं। ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आप या तो पॉप एसपी यानी पॉप सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट में मोस्टली जो होते हैं, जैसे नेशनल बैंक होते हैं, जैसे कि आपके आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट होगा या एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होगा या एसबीआई में अकाउंट होगा, उनके आप नेट बैंकिंग पे जा सकते हैं। वहाँ पे एनपीएस ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप ENPS पोर्टल के www.enps.nsdl.com पे भी जाकर नेशनल पेंशन स्कीम ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी केवाईसी डिटेल डालकर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए डिटेल्स आप भरते जाइए और डिटेल भरने के बाद अब लास्टली में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। और फिर आपको अपना एनपीएस अकाउंट खोलने वक्त सजेस्टेबल भी है कि आप टीयर 1 को ही चूज करें ताकि इस इन्वेस्टमेंट को आप रिटायरमेंट फंड की तरह यूज कर सकें और इसका टैक्स बेनिफिट भी आप ले सकें। अकाउंट टीयर सिलेक्शन के अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको जाननी भी है, और आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वाइजली चूज करना है। इसमें 2 चॉइसेस आते हैं। पहला एक्टिव चॉइस, जिसमें हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से परसेंटेज एलोकेशन कर सकता है कि कितना पैसा इक्विटी में लगाना है, कितना उसको कॉर्पोरेट में लगाना है, कॉर्पोरेट डेब्ट में लगाना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना है इत्यादि में। अगर आपकी उम्र कम है तो ये सजेस्टेबल होता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट
सबसे ज़्यादा करें, यानी 75% तक का करें। मैंने भी 75% तक का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उसमें कर रखा है। आपको मार्केट की ग्रोथ की अभी बहुत सी प्रॉमिसिंग आपको लग भी रही होगी और आपके रिटायरमेंट के भी वक्त बहुत ज़्यादा दूर है, तो एक अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है आपका इसमें। वैसे उम्र के हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट करने की लिमिट भी एक टेबल बनी हुई है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है, जिसमें आप 50 साल तक की उम्र में 75% तक की अमाउंट इक्विटी मैक्सिमम लगा सकते हैं। दूसरा आता है ऑटो चॉइस, जिसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी की कोई चीज़ की उसमें ध्यान देना है। आपका पैसा आपकी उम्र के हिसाब से एक प्री डिफाइंड लाइफ साइकिल फंड, जिसमें 3 एसेट क्लास आपके उम्र के हिसाब से प्री डिफाइंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होते रहते हैं। अब अपने अपने भाग में चलते हैं। हम इसमें बात करेंगे कि अब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, बट अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम समझने की कोशिश करते हैं हाउ टू डू कंट्रीब्यूशन एंड चेक द एनपीएस बैलेंस। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप एनपीएस पोर्टल पे भी जाकर कंट्रीब्यूशन सेक्शन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक सरल तरीका और है कि एनपीएस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें आपके पास एक कंट्रीब्यूशन सेक्शन का एक ऑप्शन होता है, जिसमें जाकर कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं और बैलेंस भी वहीं से देख सकते हैं। बट इन सभी कंट्रीब्यूशन मेथड का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 दिन बाद सेटल होता है। यानी ट्रांजैक्शन जब आपने आज परचेज किया है वो 2 दिन बाद सेटल होता है इसका। और इसकी वजह से क्या होता है, जो एनएवी होता है 2 दिन बाद का परचेज होता है। इसका एक उपाय के लिए आता है, एक रामबाण इलाज है, डी रेमिट यानी डायरेक्ट रेमिटेंस, जिसमें वर्चुअल आईडी के थ्रू आप सेम डे का एनएवी इन्वेस्ट करके सेम डे का एनएवी भी ले सकते हैं। बट इसके लिए आपको पहले वर्चुअल अकाउंट नंबर अलग से जनरेट करना होता है, जो सेम ईएनपीएस वेबसाइट पे ही आपको कर सकेंगे, जिसको आप अपना प्रान नंबर डालकर एक दिन में वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट होने के बाद आप चाहें तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन जब चाहें किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे पेटीएम के थ्रू भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जीपे से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे से भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट में बात करें तो यूपीआई पेमेंट जो होता है PFRDA .50 डिजिट का जो आपको वर्चुअल अकाउंट नंबर @एक्सिस बैंक को करना है, जिससे आप वर्चुअल अकाउंट नंबर 15 डिजिट का जनरेट होता है। वो टीयर 1 के लिए जनरली 6001 से स्टार्ट होता है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि सेम डे एनएवी के लिए आपको पेमेंट जो है यूपीआई का चाहे डी रेमिट आप कर रहे हो 9:30 बजे से पहले करना है। अब समझते हैं कब और कैसे इन पैसों को आप निकाल सकते हैं। एनपीएस विड्रॉल प्रोसेस टीयर 2 में अगर आपका पैसा लगा रखा है तो इसका पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। बट अगर आपने समझदारी दिखाते हुए टीयर 1 में रिटायरमेंट को सोचते हुए एक इन्वेस्टमेंट किया है तो पैसे निकालने को शर्त है, जिसमें जैसे कि आप 60 साल के हो चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, तब आप 60% का अमाउंट एक्यूमुलेटेड कॉर्पस से निकाल सकते हैं। और जो बचे हुए 40% जो है एन्युटी परचेज करना मैंडेटरी है, जिसको आप हर महीने रेगुलर पेंशन की तरह पे आउट होता रहेगा आपको। इमरजेंसी सिचुएशंस में आप 10 साल कंट्रीब्यूशन करने के बाद 25% विड्रॉल भी कर सकते हैं। वैसे आप प्लान को नियम अनुसार कुछ मिनिमम ईयर कंप्लीट होने के बाद भी कंप्लीटली बंद करा के पूरा पैसा मनी अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके भी नियम एक कंप्लीटली लिस्ट है। अब आते हैं अपने अगले और सबसे ज़रूरी बात, टैक्स सेविंग पे। सबसे पहले तो ये जान लें कि टीयर 2 में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, और टीयर 1 इन्वेस्टमेंट में 7 बड़े अच्छे टैक्स डुअल टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अंडर सेक्शन 80CC-D1 में एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन जो होता है उसमें टैक्स डिडक्टेबल होता है, विद इन 80C 1.5 लाख सीलिंग में ही होगा। वहीं अंडर सेक्शन 80CC-D1B में के अंतर्गत 50,000 तक के डिडक्टेबल अलाउड होते हैं। जो सबसे बढ़िया बात है कि सेक्शन 80C के 1.5 लाख लिमिट है उसके ऊपर होता है। लास्टली अंडर सेक्शन 80CC-D2 में बात करें तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी डिडक्टेबल के लिए एलिजिबल होता है। 40% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वही बाकियों के लिए 10% है सिर्फ। इसकी भी डिडक्शन जो होता है 80C लिमिट के और अबव मिलता है। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन तब भी आपको चीज़ समझ में आई होगी। आपको कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल iDesire ज़रूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।